हेलो एवरीवन। आज हम जानने वाले हैं डिफरेंस और रिसेम्बलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का पहला यूनिट का टॉपिक है। इस टॉपिक में लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, यानी सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इनमें समानता और असमानता, इसको हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो देखिए, जो लिविंग है और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव है, वे सभी पदार्थ हैं। अब पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ वह है पदार्थ जिसमें उसका कुछ न कुछ भार और कुछ न कुछ आयतन होगा, अर्थात जो जिसका जिसका द्रव्यमान होता है, भार होता है, और जो स्थान घेरता है यानी जिसका वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ, या जिसका हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। यानी ये तीन चीज़ें उनमें होनी चाहिए। जिस किसी भी घटक में, कारक में, जो भी हम देखते हैं, जिस किसी में भी ये तीन गुण होते हैं, उसको हम पदार्थ की कैटेगरी में रखते हैं। तो आसपास हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं आप, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, आप स्वयं हो गए, कोई वस्तु हो गई, जैसे कि पानी बॉटल हो गया, ग्लास हो गया, कार हो गया, पंखा हो गया, हवा, पानी, ये सभी पदार्थ हैं, क्योंकि इनका सबका कुछ न कुछ भार होता है और सब स्थान घेरते हैं। यदि हम हवा की बात करें तो हवा भी एक पदार्थ है, क्योंकि वो जगह घेरता है, स्थान घेरता है, उसका भी कुछ न कुछ भार होता है, द्रव्यमान होता है, और उसको हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। तो उन पदार्थों को, इन सभी पदार्थों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है ये जो मैटर है, इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। चूँकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमारी जो कैटेगरी है वो ऐसी है कि लिविंग है और नॉन लिविंग है, इन दो कैटेगरीज में बांटते हैं। ओके, यदि हम फिजिक्स वाले होते तो उसको ठोस, द्रव और गैस में बांटते। यदि हम केमिस्ट्री वाले होते तो तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटते। क्योंकि हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग। अब सजीव किसको बोलेंगे, लिविंग्स किसको बोलेंगे, या लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु किसको बोलेंगे? तो देखिए, जितने भी सजीव हैं वो सब भी वस्तु ही हैं, या पदार्थ ही हैं, या द्रव्य ही हैं। तो जिन वस्तुओं में या जिन पदार्थों में उनका शरीर सेल का बना होता है, यानी कोशिका का बना होता है, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, यानी उपापचय होता है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सेल्फ मूवमेंट, रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उन सभी को हम लोग सजीव की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ओके, एनिमल्स हो गए, गाय, भैंस, बैल, ह्यूमंस, और फंगस, मशरूम वगैरह, ये सभी सजीव की कैटेगरी में आते हैं। इन सभी को हम लोग सजीव में रखते हैं, क्योंकि इनमें जो ऊपर में दी हुई लक्षण है, सेल मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। जबकि ये सारी चीज़ें, ये सारी गुण जिन वस्तुओं में नहीं होती है, उन वस्तुओं को हम लोग निर्जीव की कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे चेयर, फैन, कंप्यूटर हो गया, मिट्टी हो गई, कैंडल हो गए, ओके, घड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें निर्जीव की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हम लोग अंतर देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ वस्तुएं हैं, जैसे लिविंग में क्या क्या है, शेर का चित्र दिया हुआ है ना, ट्री दिया हुआ है, मशरूम दिया हुआ है, स्पाइडर, बर्ड्स, फ्लावर्स, ठीक है, ये सभी फिशेस दी हुई है, फ्रॉग दिया हुआ है, फॉक्स दिया हुआ है, इसमें सूक्ष्म जीव नहीं दिए हैं, वो भी सजीव की कैटेगरी में आते हैं। नॉन लिविंग में यदि हम देखें तो ये सारी जो चीज़ें हमारे आसपास में, बादल हो गए, पेंसिल हो गया, बाइसिकल हो गया, नोटबुक हो गया, चेयर, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग अंतर देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर होता है दोनों में। ओके, तो जो पहला जो अंतर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस होता है सजीव और निर्जीव के बीच में, वो होता है सेल। तो जितने भी सजीव हैं वो सब किसके बने हुए हैं, वो सभी सेल के बने हुए हैं, कोशिका से बना हुआ है। तो
यदि कोशिका ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन अल्टीमेटली उस कोशिका के अंदर में ही होता है। तो कोशिका जो है वो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि कोई लिविंग है, यदि सजीव है तो वो उसका शरीर किसका बना होगा, कोशिकाओं का बना होगा, वो कोशिका का ही बना होगा। अब इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो जीव सिर्फ एक ही कोशिका से बना हुआ है, यानी एक ही कोशिका है उसमें, या फिर वो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है। यदि वो एक ही कोशिका से बना हुआ है तो उसे हम सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, सिंगल सेल भी हो सकता है एक कोशिका से, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, कुछ एल्गी हो गए। तो ये सभी जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अब इसमें जो फंजाई है और एल्गी हैं ये एक कोश के भी हो सकते हैं और बहुकोश के भी हो सकते हैं। तो कुछ इसमें जीव जो हैं वो एक कोश के होते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो वो अकेला एक कोशिका अपने आप में एक संपूर्ण शरीर है, उनमें पर्याप्त जो आवश्यक गुण हैं वो होते हैं, उनमें स्वयं में अब जीवन होता है। जो अब कुछ जीव जो हैं बहुकोश के होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। और जितने भी जीव हम जिनको हम लोग देख सकते हैं, इसका मतलब ये कि उनका जो शरीर है वो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है, मोर देन वन सेल, ठीक है। ओके, तो पहला गुण ये है कि उनमें क्या होता है, सजीवों का जो शरीर है वो कोशिका से बना होता है। दूसरा, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सजीवों का। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो दो अलग अलग क्रियाओं का समूह है कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में एक क्रिया है, क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में होती हैं। तो अब ये दो इसमें क्रियाएं होती हैं, एक को बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म, जिसको हम लोग विनाशात्मक रिएक्शंस यानी विनाशात्मक क्रियाएं बोलते हैं, और दूसरा एनाबॉलिज्म, जिसको हम लोग रचनात्मक क्रियाएं बोलते हैं। अब ये जो श्वसन लिखा हुआ है, ये रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, ये रेस्पिरेशन या श्वसन विनाशात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, यानी कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। अब कैटाबॉलिज्म को समझने के लिए इस क्षेत्र में हमको जाना पड़ेगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो फूड है ये बड़ा रूप में होता है, फल सब्जियां जो है वो बड़ी रूप में है, हम इनको चबाते हैं, खाते हैं, फिर हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर उनका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद वो सूक्ष्म छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। इतने सूक्ष्म कणों में टूटते हैं, इतने ताकि वो हमारी कोशिका के अंदर प्रवेश कर सके, जैसे फैट के रूप में टूटे, कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूटे, और प्रोटीन के रूप में टूटे, अन्य रूपों में टूटते हैं। तो उनमें जब वो टूटते हैं तो टूटने के बाद इसमें से अब ये जो टूटे हुए कण हैं, अब चूँकि फल बहुत बड़ा था, वो टूट करके छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे अणुओं के रूप में बदले, और उसके बाद इनमें से कुछ अणुओं में से फिर क्या होती है, और वो टूटता है, और टूटने के बाद उसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है और कुछ और पदार्थ बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना। ओके, तो जिन छोटे छोटे कणों से, जिन छोटे छोटे अणुओं से वो बने होते हैं, वापस उन्हीं अणुओं में वो टूट जाते हैं या विघटित हो जाते हैं। तो इसको हम लोग रेस्पिरेशन या कैटाबॉलिज्म यानी विनाशात्मक क्रियाएं कहते हैं। अब इन्हीं विनाशात्मक क्रियाओं के साथ साथ में अब क्या होता है, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये एसिमिलेशन, स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश संश्लेषण तो पौधों में होगा, तो इन क्रियाओं को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म, यानी कि रचनात्मक क्रियाएं। अब ये रचनात्मक क्रियाएं क्या है कि भाई, जैसे प्रकाश संश्लेषण का हमने उदाहरण ले लिया, तो ये जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, फिर वह ज़मीन से जल लिए, और इनको प्रकाश की उपस्थिति में जोड़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। फिर ये कार्बोहाइड्रेट और विभिन्न रूपों में बदल करके धीरे धीरे इस पौधे का शरीर बनाएगा, इस पौधे की कोशिका बनाएंगे, अलग अलग रूप में परिवर्तित होंगे, प्रोटीन बनेगा, यही जो है वो सेलुलोज बनेगा, यही वसा का निर्माण करेगा। तो इसके पूरे शरीर का निर्माण इसी से होता है, इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड और जल और कुछ मिनरल से। तो इन छोटे छोटे कणों से या छोटे छोटे घटक से बड़े घटक का निर्माण हो रहा है, पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। तो इसको रचनात्मक क्रियाएं बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जब हम वो भोजन ग्रहण करते हैं तो वो छोटे कणों में पहले टूटता है, वो छोटे घटकों में पहले टूटता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में,
या प्रोटीन के रूप में, और उनको कोशिका अपने अंदर स्वांगीकृत करती है, अपने अंग में समाहित करती है। समाहित करने के बाद पूरी कोशिका का निर्माण करती है, हमारे शरीर की वृद्धि करती है, यानी कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये एक रचनात्मक क्रिया हो गई स्वांगीकरण, जिसको हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं वो सिर्फ सजीवों के लक्षण हैं, निर्जीवों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी क्रियाएं निर्जीवों के अंदर नहीं होती है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट है प्रजनन। प्रजनन जो है वो सिर्फ सजीवों के लक्षण है, निर्जीवों में प्रजनन नहीं होता है। प्रजनन किसको बोलते हैं? अपने समान जीवों को जन्म देना। तो अपने समान जीवों को कौन जन्म देते हैं? जीव ही देते हैं। जैसे ह्यूमंस को जन्म देते हैं, कुत्ता है तो कुत्ते को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगा, पेड़ जो है वो आम का पेड़ आम के पौधे को जन्म देगा। ठीक है, आम के पेड़ में फल लगेंगे ना आम के, तो आम का फल है, उस फल में बीज रहेगा, बीज अंकुरित होकर किसका निर्माण करेगा? आम का ही फल निर्माण करेगा। तो अपने ही समान जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है? उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन। अब ये किसके गुण है? सिर्फ जीवों के गुण है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि कभी हमने चेयर रखा हुआ है फिर उसमें से एक और चेयर उत्पन्न हो जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें निर्जीवों में नहीं होती, ऐसी घटनाएं सिर्फ सजीवों में होती हैं। वैसे ही अगला गुण है स्वगति यानी सेल्फ मूवमेंट। तो स्वगति यानी सेल्फ मूवमेंट की जो क्षमता है वो भी सजीवों में ही पाई जाती है। जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं, घोड़ा है, ये दौड़ रहा है, चल फिर रहा है, पूँछ हिला रहा है, कान घुमा रहा है। हम भी मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, चलते फिरते, बोलते, बात करते, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये स्वगति यानी सेल्फ मूवमेंट कहलाती है। ये क्या होता है? ये एनिमल्स में थोड़ा फास्ट होता है, प्लांट में थोड़ा स्लो होता है। अब प्लांट गति जल्दी नहीं कर सकते जितनी जल्दी से गति हम लोग कर सकते हैं। तो प्लांट्स का जो मूवमेंट है थोड़ा स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट मूवमेंट नहीं करते। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना नहीं होता है। मूवमेंट का अर्थ होता है कि अपने शरीर की स्थिति में परिवर्तन करना, अपने शरीर को हिलाना डुलाना। ठीक है, तो पौधे भी ऐसे ही करते हैं। पौधे को यदि आप इसमें एक चित्र में देख सकते हो कि एक गमला है। अब पौधा जनरली ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश की ओर गति करता है। उसका जड़ हमेशा जल की ओर यानी नीचे की ओर गति करता है। अब इस गमले को हम लोग क्या करेंगे? टेढ़ा कर देंगे तो पौधा फिर भी आगे जा कर के ऐसे बैंड हो जाएगा और ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, क्योंकि उसकी जो गति है हमेशा किस तरफ रहती है? प्रकाश की तरफ ही रहती है। ठीक है, तो ये किसके गुण हैं? ये सजीवों के गुण हैं। निर्जीवों में ऐसा गुण नहीं होता है। यदि कुछ निर्जीव में ऐसे एक आध दो गुण हो भी सकते हैं तो बाकी के गुण उनमें नहीं होते हैं। वैसे ही वृद्धि है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? शरीर का जो आकार है और भार है वो समय के साथ बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि। ठीक है, तो शरीर का आकार और भार का बढ़ना, ओके, समय के साथ शरीर का आकार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, इसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं। तो ये वृद्धि इंटरनल होती है जीवों में, अंदर से वृद्धि होती है। अंदर से जीव का शरीर जो है अपने आप बढ़ता है, धीरे धीरे वो भोजन करता है तो उसका शरीर धीरे धीरे विकसित होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो ये भी किसके गुण हैं? सजीवों के गुण हैं। निर्जीवों में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी जा सकती है। निर्जीव जितने बड़े बनाए जाते हैं, जितने बड़े क्रिएट किए जाते हैं, वो उतने ही बड़े होते हैं। प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या होता है कि कुछ भी उद्दीपक है, उद्दीपक जैसे जिसको हम लोग स्टिमुलेटर बोलते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, सुगंध हो गया, रसायन हो गया, या फिर किसी ने आपको एक झापड़ मार दिया, ये भी एक उद्दीपक है ना। उद्दीपक मतलब जो आपको किसी चीज़ को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करे, वो उद्दीपक है। प्रेरक कह सकते हैं उसको, या उद्दीपक कह सकते हैं। तो ये जो उद्दीपक है उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, जैसे कि हम चल रहे हैं, अचानक हमारी आंखों में अचानक लाइट पड़ेगा, तो हम उसके रिस्पॉन्स में क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा चमक होगी तो आंख पलक को बंद करेंगे या अपने सिर को पीछे की ओर मोड़ लेंगे। तो ये भी एक प्रकार का, तो वो जो लाइट जो हमारे आंखों पर आ रही है वो उद्दीपक है। हाँ, जैसे हम चल रहे हैं, अचानक हमारा हाथ इलेक्ट्रिक वायर में पड़ गया है, तो वो उद्दीपक है। उसके प्रति हम अपने रिस्पॉन्स करेंगे, अपने हाथ को हटाएंगे। यदि हमारा हाथ जल जा रहा है तो आग जो है वो उद्दीपक है, उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। अचानक हमारे शरीर में ठंडा पानी डाल दिया जा रहा है तो उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, या हम बैठे हैं और कहीं से अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, उसके प्रति हमारा
जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्स करेगा, हम उसकी ओर आकर्षित होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उद्दीपक कहलाती है, जो हमें कुछ काम करने के लिए प्रेरित करती है, तो उनके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। ये रिस्पॉन्स सिर्फ सजीव ही कर सकते हैं, पौधों में भी उद्दीपन होता है। जैसे लाइट, पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था, जिधर लाइट आएगी उधर पौधे जो हैं वो टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिधर पानी मिलेगा उनको, उनका जड़ उसी तरफ ही मूव करता है। तो ये उद्दीपक होते हैं। या कुछ और उदाहरण मैं आपको बता दूं कि ये जो पौधे हैं उनमें टेंड्रिल पाया जाता है, जैसे कि लताओं में होता है। तो लताओं से कुछ इस प्रकार के पतले धागे जैसे निकले रहते हैं। ये लताएं आप चाहें तो गिलोय में देख सकते हैं या कुंदरू वगैरह में देख सकते हैं। तो वो उद्दीपक का ही काम करते हैं, जैसे ही वो किसी वस्तु को पकड़ेंगे उसको लपेटना शुरू कर देते हैं। तो ये उद्दीपक है, ठीक है। वैसे ही छुई मुई का जो पौधा है उसको जैसे आप टच करोगे वो सिकुड़ जाएगी। तो उस टच के प्रति वो सेंसिटिव है, जैसे ही आपने टच किया वो मुड़ गई, तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, प्रतिक्रिया की। तो ये सजीवों के लक्षण है। अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। अब जो इसके पहले जो मैंने 6 आपको बताए थे, ये एक किसी सजीव के कंपलसरी गुण होते हैं। एक सजीव में ये 6 गुण होने चाहिए। ओके, प्रजनन का गुण, प्रतिक्रिया का गुण, मेटाबॉलिज्म, वृद्धि, स्वगति और कोशिका, ये 6 गुण जो हैं वो एक सजीव में होते हैं। उसके अलावा यदि हम अंतर देख रहे हैं प्लांट और एनिमल में, सजीव और निर्जीव में, तो ये एडेप्टेशन देख सकते हैं। अपने पर्यावरण के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। तो जैसा जैसा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने शरीर में परिवर्तन कर लेना, ये सजीवों के ही गुण होते हैं। जैसे कि एक उल्लू है, अब उल्लू का आँख जनरली बड़ा होता है, वो इस प्रकार बना होता है कि वो रात के अंधेरे में अपने आप वो किसी जीव को देख सके। तो वो उसका वातावरण है, क्योंकि उसको रहना रात को है, वो निशाचर जीव है। तो रात को देखने के लिए उसकी आँखें इस प्रकार से डिज़ाइन हो जाती हैं कि वो उस वातावरण में अपने आप को बचा के रख सकता है। वैसे ही जैसे मछली है, मछली का शरीर इस प्रकार बना होता है कि वो जल में तेज गति से चल सकता है, उसके शरीर में सड़न नहीं होती, उसका शरीर जल के टकराव से छिलता नहीं है, उसकी आँखें जो हैं उसमें पानी नहीं भरता। अब यदि हम पानी के अंदर चले जाएं तो क्या होगा, हमारे शरीर, हमारी जो चमड़ी है वो खराब होना शुरू हो जाएगी, हम तेज़ गति से चल नहीं पाएंगे, हमारे गलफड़े नहीं है तो ज़्यादा सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हमारा पैर इस प्रकार है कि हम ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे आँख में पानी जो है वो भर जाएगा। तो मछली की आँख में, स्किन में ऊपर में लेयर होती है जिसके कारण उनके आँख में पानी नहीं भरता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एडेप्टेशन होता है। तो ये एडेप्टेशन के गुण जो हैं वो किस में होते हैं, सजीवों में होते हैं। निर्जीवों में ऐसा कोई एडेप्टेशन का गुण नहीं होता। अब आप एक चेयर को चाहे धूप में रखो, चाहे पानी में रखो, चाहे आप उसको कहीं पर भी रखो, बेचारा जो चेयर है वो अपने आप में मॉडिफिकेशन तो करेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये निर्जीवों के गुण नहीं होते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, अपने शरीर के विकास के लिए और शरीर को चलाने के लिए, यानी ऊर्जा के लिए आवश्यक पदार्थों को शरीर में ग्रहण करना, ये पोषण कहलाता है, यानी न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये न्यूट्रिशन अब अलग अलग प्रकार के होते हैं। पौधों में न्यूट्रिशन स्व पोषण होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ये लोग अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जबकि जो जंतु होते हैं वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे शेर मांस खाता है, घोड़ा घास खाता है। तो अलग अलग इस प्रकार से पोषण होता है। तो अपने शरीर को के विकास के लिए और ऊर्जा के लिए बाहर से ये लोग जो जीव हैं, जो सजीव हैं, वो बाहर से पदार्थों को अंदर अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, जिसको हम लोग पोषण कहते हैं। तो ये सजीवों के ही लक्षण होते हैं, निर्जीवों में ये गुण नहीं होते हैं। मृत्यु, किसी जीव की शरीर की निर्धारित जो सभी जैविक क्रियाएं हैं, यदि वो रुक जाएंगी तो उस स्थिति को हम लोग मृत्यु बोलते हैं, और ये सजीवों के ही लक्षण हैं। अब निर्जीव में ऐसी है कि निर्जीव न तो उनमें मृत्यु होती है, न ही उनमें जन्म, ऐसी कोई स्थिति उनमें देखने को मिलती है
ये सजीव होते हैं। सजीव यदि जन्म ले रहे हैं तो सजीवों में मृत्यु भी होगा। तो मृत्यु होगा तो किसको हम मृत्यु बोलेंगे? कि उसके शरीर की सारी जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी, जो अनिवार्य क्रियाएं उसके शरीर में हो रही थी सामान्यतः वो रुक जाएंगी, उसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं बचेगी। जैसे ये आप वृक्ष देख सकते हैं। अब इस वृक्ष में ये सूख चुका है, इसके अंदर न तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, न मेटाबॉलिज्म हो रहा है, न ही ये जल का अवशोषण कर पा रहा है, न ही इसमें वृद्धि हो रही है, न ही इसमें प्रजनन करने की क्षमता बची है। आप इसको काट भी दोगे तो भी उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जबकि जीवित पौधा होता तो जैसे ही आप उसको थोड़ा सा बहुत काटते तो उसके चारों तरफ वो लेयर बना लेता, उसको कवर कर लेता। तो न ही इसमें रिस्पॉन्स करने की क्षमता बची है। तो ये सारी क्रियाएं जब रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तब हम इस स्थिति को मृत्यु बोलते हैं। और ये गुण किसके होते हैं? सजीवों के होते हैं। और अंत में है जीवन चक्र। तो जो जीव होते हैं उनमें एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जैसे वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसमें बढ़ेगा, वृद्धि होगी, वो एक अवस्था में पहुँचेगा, उसके बाद वो उसमें प्रजनन करने की क्षमता आएगी, वो प्रजनन करेगा, प्रजनन करने के बाद वृद्धावस्था में आएगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही जो पौधे होते हैं वो भी पहले बीज के रूप में रहेंगे, फिर अंकुरित होंगे, अंकुरित होकर के बढ़ेंगे, वृद्धि करेंगे, उनमें पुष्प लगेंगे, पुष्प से फिर बीज बनेंगे, और उसके बाद उस पौधे की एक समय के बाद मृत्यु हो जाएगी, वो पौधा सूख करके मर जाएगा। तो ये एक जीवन चक्र है जो हमेशा चलते रहता है, क्रमबद्ध तरीके से चलते रहता है। तो ये सारे गुण जो हैं, ये सभी गुण किसमें होते हैं? सजीवों में होते हैं। तो हम एक बार इनको समराइज कर देते हैं। तो लिविंग्स में क्या होते हैं? सेल लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं लिविंग में होती हैं, नॉन लिविंग में नहीं होती है। प्रजनन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। सेल्फ मूवमेंट यानी स्वगति ये लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया किसी भी वस्तु के प्रति लिविंग कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता। न्यूट्रिशन पोषण जो है वो गुण होता है लिविंग का, नॉन लिविंग का ये गुण नहीं है। एडेप्टेशन का जो गुण है वो लिविंग का है, नॉन लिविंग का नहीं है। जीवन चक्र लिविंग्स में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। और डेथ सजीव मरते हैं, निर्जीव नहीं मरते हैं। तो इस प्रकार ये उनमें अंतर था। समानता की यदि बात करेंगे तो इनमें समानता, कुछ ही समानताएं हैं। पहला तो समानता ये है कि दोनों परमाणुओं से बने होते हैं, यानी कि जो मूलभूत तत्व है इस ब्रह्मांड में वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, तो वो क्या है? वो परमाणु है। तो परमाणु सबसे मूलभूत तत्व है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी कि परमाणु से सजीव भी बने हैं और निर्जीव भी बने हैं। दूसरा, स्थान घेरते हैं। अब जाहिर सी बात है, यदि हम भी पदार्थ हैं और निर्जीव भी पदार्थ है तो दोनों स्थान घेरेंगे ही, दोनों में आयतन होगा। उसके बाद दोनों का द्रव्यमान होता है, दोनों में कुछ न कुछ भार होगा। सजीव में भी कुछ न कुछ भार होता है, निर्जीव में भी उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। दोनों द्रव्य हैं यानी पदार्थ हैं, सजीव भी पदार्थ है और निर्जीव भी पदार्थ हैं। दोनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सजीव भी अपने आप को चलाने के लिए सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वो भोजन के रूप में लेते हैं या प्रकाश संश्लेषण के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और निर्जीवों को भी यदि गति करनी है तो उसके लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जैसे गाड़ी चल रही है, पवन चक्की चल रही है, तो इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। पंखा चल रहा है तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, तो इनको भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। दोनों पर बाह्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। बाह्य कारक क्या है? जो भी धूप है या कोई बाहरी शक्तियां हैं, बाहर से कोई यदि ताकत लगा रहा है तो उसका प्रभाव सजीवों पर भी पड़ेगा और निर्जीव पर भी पड़ता है। यदि बाहर में वातावरण बदल रहा है तो उसका प्रभाव सजीवों पर भी पड़ेगा और निर्जीवों पर भी पड़ता है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो इनमें समानताएं हैं, बाकी असमानताएं इनमें ज़्यादा है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का।